Yasinda Deshan sir, camera wise. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं और आज हम पैंक्रियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया था और जीटी की जो टेस्ट में थायराइड ग्लैंड तक है, पैराथायराइड नहीं है, पैराथायराइड ग्लैंड नहीं है जीटी के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे हम पैंक्रियाज पे आते हैं। पैंक्रियाज के बारे में फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा डिस्कशन है डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। वहाँ पे जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत यकीनन उसके बारे में पढ़ा होगा। एक डाइजेस्टिव ग्लैंड के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियाज एक ऐसा आर्गन है जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन नेचर भी है इसकी और एंडोक्राइन नेचर भी है। जैसे आप सबको पता है कि ये बेसिक डेफिनेशन क्या है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिन्हें हम कहते हैं डक्ट ग्लैंड, जैसे अगर आपको याद हो तो लिवर से जैसे बाइल डक्ट और आके ड्यूडिनम में स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, इसका लाइक जूस सिक्रीशन। तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डक्ट ग्लैंड है। पैंक्रियाज में भी इसी तरह से एक अरेंजमेंट मौजूद है। पैंक्रियाज के अंदर जैसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने वाले या जो सेल्स होते हैं उनकी सीक्रेशन जो है पैंक्रिएटिक डक्ट में आके इंटर होती है। पैंक्रिएटिक डक्ट देन लिवर की बाइल डक्ट को भी ज्वाइन करता है, हेपेटो पैंक्रिएटिक डक्ट बनता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके दाखिल होता है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में सिलेबस में मौजूद हैं, थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज जरूर होगी, वरना अदरवाइज जैसे हमारे एनटीबी बुक के हवाले से इसमें पहले सबसे पहले जो पॉइंट्स में आप देखेंगे यही पार्ट लिखा गया है कि बोथ एक्सोक्राइन इन नेचर एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर। एक्सोक्राइन इन नेचर है तो क्या प्रोड्यूस करती है वो स्ट्रक्चर, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगी। और एंडोक्राइन नेचर है तो वो कौन सा पार्ट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है जिसके अंदर अल्फा सेल और बीटा सेल्स होते हैं। ये दोनों जो है हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और अल्फा सेल्स जो है ग्लूकेगोन प्रोड्यूस करते हैं। और ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नेचर है। एंटागोनिस्टिक लफ्ज की मीनिंग है, जैसे आपको पता है कि दे हैव अपोजिट इफेक्ट, यानी जो काम इंसुलिन का होगा जो ग्लूकेगोन उसके जो है अपोजिट वर्क करती है। ग्लूकेगोन हार्मोन जो है उसके बिल्कुल अपोजिट नेचर की है। तो इस तरह से जो है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक और अपोजिट मैनर में वर्क करते हैं इंसुलिन और ग्लूकेगोन। और दोनों जो है हार्मोन है कौन प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियाज के अंदर जो पैंक्रिएटिक जैसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान ये जो है एंडोक्राइन नेचर है। तो थोड़ी सी एनटीबी की पॉइंट प्लस इलस्ट्रेशन एसटीबी सब चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे पैंक्रियाज में कंपोस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज कौन से हैं, जैसे एक एक्सोक्राइन टिश्यू है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे आपको पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की मीनिंग क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की मीनिंग होती है जिन्हें हम कहते हैं डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड, प्रोड्यूसेस एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर में जैसे मौजूद हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की हेडिंग में। तो कौन से वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, पैंक्रिएटिक जूस के डाइजेस्टिव, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। यकीनन आप स्टूडेंट्स ने ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीजें सारी पढ़ी होगी, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज। प्रोटीन डाइजेशन में इनका रोल है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में इनका रोल है और लाइपेज यानी लिपिड की डाइजेशन में इस एंजाइम का रोल है। तो पैंक्रिएटिक जूस के अंदर ये चार जैसे एंजाइम है जिनका रोल जो है डाइजेशन में है। सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट है, उसमें डाइजेस्टिव पार्ट से जो इनका रोल या फंक्शन है कि जैसे ये एंजाइम डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प देते हैं। जैसे ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जो है प्रोटीन की डाइजेशन में इनका रोल है, अमाइलेज का जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में रोल है और लाइपेज का जो रोल होता है वो लिपिड की डाइजेशन में रोल है।
इसी तरह से अब दूसरे जो टिश्यूज है जिसे हम कहेंगे एंडोक्राइन टिश्यूज, और आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं, जिन्हें हम कहते हैं डक्ट लेस ग्लैंड। डक्ट लेस ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं डक्ट लेस ग्लैंड, यानी जिनके अंदर कोई डक्ट ट्यूब वेसल नहीं है, अपनी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाती है इनकी, और डायरेक्टली दाखिल होने के बाद जाके टारगेट सेल तक जाके इफेक्ट करती है। They are distributed in the form of patches in the pancreas and these patches are called as islets of Langerhans. Langerhans पर्सन का नेम है, इस वजह से लैंगरहान ये नेम आया है। 1869 में जर्मन पैथोलॉजिस्ट पैथोलॉजिकल एनाटॉमिस्ट थे पॉल लैंगरहान, इसको जो है ये जो इस टर्म इसको रेफर करता है इस पर्सन को, जिसे पैथोलॉजिकल एनाटॉमिस्ट था पॉल लैंगरहान, इसको ये नेम जो क्रेडिट इसको दिया गया है इसमें। तो आईलिड्स ऑफ लैंगरहान, आईलिड्स जस्ट एक क्लस्टर होते हैं, ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल से, सराउंडिंग सेल से टोटली जैसे डिफरेंट होते हैं। तो उन क्लस्टर ऑफ सेल्स के लिए लफ्ज आईलिड्स ऑफ लैंगरहान। लैंगरहान पर्सन का नेम है जो एंडोक्राइन इन नेचर है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। पैंक्रियास सबकी सब सेल्स उसके हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एक सर्टेन पैचेस हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। यही जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। कौन से हार्मोन है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान सीक्रेट टू हार्मोन, एक इंसुलिन है और दूसरा ग्लूकागोन। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करेगा? बीटा सेल्स करेंगे, और इनकी जो तादाद या जो ज्यादा होती है, मिकदार इनकी ज्यादा रिलीज होती है। और ग्लूकागोन अल्फा सेल करते हैं और इनकी तादाद आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के हवाले से भी जो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करने वाले अल्फा सेल्स हैं इनकी तादाद जैसे कम होती है। दीज सेल्स रेस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे हम आमतौर पे एक वेरी सिंपल सा जैसे इक्वेशन के तौर पे हम पढ़ते हैं इसको, जब ग्लूकोज एक्सेस में होती है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और जब बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ऐसी दो जैसे आप कहें कि वेरी सिंपल मैनर में आपने ये इसी इलस्ट्रेशन देखी है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। यानी इंसुलिन का काम ये हुआ कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ी है उसको कम करना, कम करने का तरीका, ग्लूकोज को कम करने का तरीका ये है कि ग्लूकोज की फॉर्म जो चेंज हो जाएगी ग्लाइकोजन में, तो इसी तरह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होती है वो डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगी जब ग्लूकोज का फॉर्म चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो इसमें आप ये भी थोड़ा सा देखें ना कि ये हार्मोन कब रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन कब रिलीज होता है, उसके लिए स्टिमुलस क्या है। जैसे इससे पहले आपने कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन हार्मोन के बारे में पढ़ा था कि उनके रिलीज के लिए स्टिमुलस क्या है। जैसे कैल्सिटोनिन हार्मोन कब रिलीज होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन 9 to 11 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, उससे ज्यादा होती है तो मीन्स कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। उसके बाद जब इससे लेवल से कम होती है तो मीन्स पैराथार्मोन रिलीज होता है। ये भी दोनों एंटागोनिस्टिक थे और ये भी दोनों एंटागोनिस्टिक है। ग्लूकागोन और जो है इंसुलिन बोथ आर एंटागोनिस्टिक। तो आप क्या कहेंगे कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन किसके एक्शन में? बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन कब रिलीज होगा? ब्लड की ग्लूकोज लेवल लो होगी या हाई होगी? तो आप टाइप करें लो या हाई में, टाइप करें जूम चैट के अंदर लो या हाई में, ताकि थोड़ा हमें अंदाजा हो जाए कि ऐसा। अच्छा, हाई लेवल, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हायर होगी, कितनी हायर? जैसे हमने कैल्शियम के बारे में सीखा था कि 9 to 11 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। तो इनकी जो एक जैसे सेट पॉइंट है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर, एक सेट पॉइंट है, इसी तरह से एक सेट पॉइंट है वो है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, अगर इससे ज्यादा इस लाइक सेट पॉइंट से अगर ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा है ब्लड के अंदर, ज्यादा है, तो फौरन कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? इंसुलिन रिलीज होगा। तो फिर इंसुलिन क्या करेगा? इस इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और भी इफेक्ट है हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम इंसुलिन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका काम क्या होता है।
इसका काम ये है कि जैसे ब्लड के अंदर जो इंक्रीज्ड लेवल है, हाई लेवल है ग्लूकोज की, उसको थोड़ा कम करना, डिक्रीज करना। एक फॉर्म डिक्रीज का ये भी होता है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। इसी तरह से ग्लूकेगोन हार्मोन का काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो यानी बॉडी के अंदर जैसे अगर 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड से कम होगी तो उसको ये बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, 90 मिलीग्राम तक वापस ले आएगी। तो ये मैकेनिज्म जो होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म जो होती है, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके यहाँ ये वर्क करती है। जो पर्सन डायबिटिक हो जाते हैं तो उनमें ये मैकेनिज्म काम नहीं करती है। जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं, तो उनके अंदर अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ भी जाए तो उनके अंदर इंसुलिन रिलीज होता रहेगा और उसको डिक्रीज, यानी उसको फॉर्म को चेंज करके डिक्रीज करता रहेगा। बट जो डायबिटिक पर्सन होंगे तो उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ी होगी तो नेचुरल मैकेनिज्म उनमें नहीं होगी कि अब वो खुद ब खुद जैसे इंसुलिन रिलीज हो और ग्लूकोज की बढ़ी हुई लेवल को जैसे कम किया जाए। तो यकीनन थोड़ा बहुत आपके पास ऐसे आइडियाज होंगे। तो हम आगे देखते हैं कि लाइक ये सेल पेंक्रियाज के अंदर कहाँ है। पहले पहले सबसे पहले हमने ये इसमें लर्न किया कि जैसे पेंक्रियाज के अंदर एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है, दूसरा एंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट का काम क्या है और एंडोक्राइन पार्ट का काम क्या है, ये हमने सीखा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि लाइक ये पार्ट्स हैं कहाँ। जैसे पेंक्रियास, जैसे आपको पता है कि लीफ लाइक तरह जो स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसे हम कहेंगे ड्यूडिनम कहेंगे। ड्यूडिनम में जैसे एक लिवर की जो सिक्रीशन होती है, आपको पता है लिवर की सिक्रीशन बाइल डक्ट के जरिए, जैसे बाइल जूस जो होती है, लिवर की सिक्रीशन को बाइल जूस कहते हैं, वो बाइल जूस आके बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम में दाखिल होती है। इसी तरह से जो पेंक्रियास पार्ट होता है, उसका जो लाइक उसके अंदर दो किस्म के जैसे सेल्स हैं, एक एक्सोक्राइन इन नेचर है और दूसरे हैं एंडोक्राइन इन नेचर। तो एक्सोक्राइन ये आप जैसे ग्रुप की सूरत में आप छोटे छोटे ये सेल्स देख रहे हैं, असाइनर सेल्स कहते हैं। असाइनर सेल्स सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू पैंक्रियाटिक डक्ट। हमारे पीएमसी के सिलेबस में ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। आगे फर्स्ट ईयर में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो एसटीबी में जो बुक्स में पॉइंट्स हैं उनसे ज़रा डिफरेंट है, तो उसमें भी असाइनर सेल आएगा। हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, किस तरह से एंजाइम कहाँ से रिलीज होंगे, ये सारी चीज़ें आगे मौजूद हैं। यहाँ पे आप सिंपली ये नोट कर सकते हैं कि एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है, जो डक्ट लेस है, एक्सोक्राइन दैट इज एक्सोक्राइन डक्ट, एंडोक्राइन डक्ट लेस, एंडोक्राइन डक्ट लेस। एक्सोक्राइन पार्ट होता है असाइनर सेल्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम, थोड़ी देर पहले आपने जैसे पढ़ा है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। किसमें, पैंक्रियाटिक डक्ट में। ये जो सेंटर में जैसे डक्ट जा रहा है, इस डक्ट का नेम है, ट्यूब का नेम है, वेसल का नेम है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो यानी ये सेल्स अपनी जितनी भी सिक्रीशन होंगी ये सब पैंक्रियाटिक डक्ट में ऐड करेंगे। पैंक्रियाटिक डक्ट आके किसको ज्वाइन करता है, बाइल डक्ट को ज्वाइन करता है। देन ये कौन सा डक्ट बनता है, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, और जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में ये दोनों सिक्रीशन दाखिल हो जाती है। लिवर की सिक्रीशन बाइल जूस वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में दाखिल होती है। पेंक्रियाज के जो असाइनर सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी सिक्रीशन पैंक्रियाटिक डक्ट से देन ज्वाइन होगी बाइल डक्ट के साथ, उसे हम कहते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट दैट इंटर्स इनटू ड्यूडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह से जो दूसरे जैसे ये सेल्स आपको नजर आ रहे हैं थोड़े से, इन सेल्स का जैसे ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहन है पेंक्रियाज के अंदर। आइलेट्स ऑफ लैंगरहन है जो एंडोक्राइन इन नेचर है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन। और ये सेल्स हार्मोन सीक्रेट करेंगे। तो आप देखें ये सेल्स हार्मोन सीक्रेट करेंगे तो हार्मोन किस में जाएंगे, ब्लड वेसल के अंदर डायरेक्टली, इसके सराउंडिंग ब्लड वेसल्स होंगी तो उसके अंदर डायरेक्टली इंटर होता है। ये फर्क होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो पैंक्रियास के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं, जैसे एक्सोक्राइन जो है पार्ट्स मौजूद हैं एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट भी मौजूद है। एक्सोक्राइन जो है डक्ट ग्लैंड जिसे कहते हैं, तो उनकी सीक्रेशन पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए जाके बाइल डक्ट को ज्वाइन करेंगे और देन जाके स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में दाखिल होगी।
बट जो एंडोक्राइन आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है, जो जिसके अंदर एक अल्फा सेल्स होते हैं, दूसरे बीटा सेल्स होते हैं, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ये कहा जाएंगे, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर इंटर, क्योंकि हार्मोन की जैसे आपने नेचर पढ़ी है कि हार्मोन जो है कोई डक्ट वगैरह नहीं होता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं। तो इसी तरह से पेंक्रियाज में काफी सारी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो है अपनी ये सिक्रीशन जो है ऐड करते हैं और देन टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। थोड़ी सी ये इनलार्ज तस्वीर है, जैसे ये कॉमन बाइल डक्ट हुआ, ये पेंक्रिएटिक, पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक डक्ट दोनों ज्वाइन करके हेपेटो पेंक्रिएटिक डक्ट में जाएंगे। इसी तरह से अगर आप इनकी थोड़ी इलाज और मजीद इस सेक्शन की हम देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे ये देखें, ये सारे पेंक्रिएटिक आइलेट्स हैं, ये पार्ट पेंक्रिएटिक आइलेट्स है। और इसी तरह से ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन सेल सीक्रेट पेंक्रिएटिक जूस, जैसे ये एक्सोक्राइन सेल है, ये अपनी सीक्रीशन प्रोड्यूस करके ये पेंक्रिएटिक डक्ट में ऐड कर रहे हैं। तो ग्रीन कलर की जैसे कलरेशन है, ये सारे जो है असाइनर सेल्स हैं, असाइनर सेल्स सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सारे सेल्स असाइनर सेल्स कहलाएंगे। ये अपनी जो सिक्रीशन होगी जो प्रोड्यूस करेंगे वो जाएगी पेंक्रिएटिक डक्ट में। बट आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है, वो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है, ये क्या करेंगे, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, इनकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगी। इनकी सिक्रीशन पेंक्रिएटिक आइलेट्स और आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स, उनकी सिक्रीशन जिसे हम हार्मोन कहते हैं, वो हार्मोन जाके ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। बट ये जो पैंक्रिएटिक जैसे जूस प्रोड्यूस करने वाले जो असाइनर सेल्स होते हैं, पैंक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करेंगे, वो पैंक्रिएटिक डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में आके दाखिल होगी, ड्यूडिनम में दाखिल होगी। एक और मजीद इलस्ट्रेशन देखते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान की। जैसे ये पैंक्रियाज पोर्शन है, इस पैंक्रियाज पोर्शन का ये छोटा सा जैसे टुकड़ा है, उसके अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहान देखेंगे हम, सिर्फ जस्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहान देखेंगे। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान ये पार्ट है, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के अंदर बीटा सेल्स की तादाद ज्यादा है, बीटा सेल्स की तादाद ज्यादा है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के अंदर बीटा सेल्स का नंबर या तादाद ज्यादा है, अल्फा सेल्स हैं उनका तादाद कम होता है, अल्फा सेल्स का तादाद कम होता है। बीटा सेल्स जैसे हमने एनटीबी बुक के अंदर पॉइंट में भी पढ़ा था, बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स आपको पता है इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और अल्फा सेल्स है ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्फा सेल्स जो होते हैं उनकी तादाद कम, बीटा सेल्स की तादाद ज्यादा जो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। मजीद आए देखिए, यहाँ एक और जैसे इलस्ट्रेशन है, इसमें भी जैसे आप देखिए अल्फा सेल्स प्रोड्यूस ग्लूकागोन, और इसी तरह से बीटा सेल्स जो जिनकी तादाद ज्यादा है, बीटा सेल्स ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और इस स्ट्रक्चर को जैसे जैसे ये पैंक्रियाज की इस छोटी सी स्ट्रक्चर को इलाज किया गया है, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है जिसके अंदर अल्फा सेल्स भी है, जिसके अंदर बीटा सेल्स है। अल्फा सेल्स आपने देखा कि उनकी तादाद कम है एज कम्पेयर टू बीटा सेल, यानी इंसुलिन ज्यादा जैसे प्रोड्यूस हो रही है इसमें, सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, एक और जैसे इलस्ट्रेशन है, अगेन जैसे आप स्टूडेंट को ये सारी चीजें याद हो जाए। जैसे आप देखें ये अगेन आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है, ये अल्फा सेल्स है जो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करेंगे। देखें अल्फा सेल ये ग्लूकागोन प्रोड्यूस करे, अल्फा सेल ग्लूकागोन प्रोड्यूस करे। और बट आप देखें सबसे ज्यादा जैसे कौन से बीटा सेल्स, ये सारे बीटा सेल्स हैं, ये बीटा सेल्स है, बीटा सेल है, बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये फूलों जैसी स्ट्रक्चर कौन सी है, अगर कोई स्टूडेंट बताएगा ये कौन सी स्ट्रक्चर है, टाइप करेंगे तो ये कौन से सेल्स हैं, सेल्स के नेम बताएं। यासीन साहब, असाइनर सेल, एग्जैक्टली आप ऑलवेज राइट होते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि आप ऑलवेज राइट हैं, असाइनर सेल्स हैं। असाइनर सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो 4 एंजाइम हमने पढ़े थे ये सारे असाइनर सेल्स हैं। ये एक्सोक्राइन पैंक्रियाज है, असाइनर सेल्स हैं, डक्ट, ये डक्ट सेल्स हैं। इनकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड पैंक्रिएटिक डक्ट के जरिए जाएगी आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में। तो इसमें ज्यादातर आप देख रहे हैं अगेन जो है बीटा सेल्स ज्यादा है।
ताकि आप इतनी इलस्ट्रेशन देखें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, इससे अब आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं इनकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का जैसे एक होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म हम देखेंगे। होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म क्या है, जैसे सेट पॉइंट है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, सेट पॉइंट है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। स्टिमुलस क्या है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 मिलीग्राम से बढ़ता है, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ग्लूकोज से बढ़ता है, तो बढ़ता है तो पैंक्रियाज फौरन, जो पैंक्रियाज के कौन से सेल्स जो एक्टिवेट होंगे, बीटा सेल्स एक्टिवेट होंगे और जो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपने समझा है, पढ़ा भी है, सीखा है कि इंसुलिन हार्मोन तब रिलीज होता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो, हाई हो, बढ़ी हो, रेस्ड हो। नॉर्मल जो लेवल है उससे बढ़ी हुई है, नॉर्मल लेवल तो 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड है। अब उससे जो है बढ़ी हुई लेवल है, हाइपोथैलेमस को जैसे पता चल जाता है और फिर आगे पूरी मैकेनिज्म जैसे स्टार्ट होती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, पैंक्रियास में से जो है बीटा सेल्स जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। और आगे ये जो इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल है वो क्या होगा, इस ग्लूकोज का ग्लूकोज लिवर के अंदर जो है ग्लाइकोजन की सूरत में कन्वर्ट होगी, या बॉडी सेल्स जैसे मसल सेल्स खास तौर पे होते हैं इस ग्लूकोज को यूज करेंगे, ग्लूकोज को मसल सेल्स अपटेक करेंगे, यूज करेंगे, और डिफरेंट उसके आगे जो यूजेज इस समय बॉडी सेल्स टेक अप मोर ग्लूकोज। तो ये काम होगा इंसुलिन का। आगे एक और दो काम और भी है, जैसे ग्लूकोज को अमाइनो एसिड्स और जैसे फैट्स में भी कन्वर्ट करने का काम, ये अगेन जो है इंसुलिन का। एसटीपी के अंदर वेरी क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एक्सेस ग्लूकोज होगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स में भी कन्वर्ट होगी, फैट्स में भी कन्वर्ट होगी, और बॉडी सेल्स भी इसको अपटेक करेंगे, ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट होगी। तो ये सारे काम जो है किसके, ये सारे काम इंसुलिन के होते हैं। और फिर क्या होगा, 90 मिलीग्राम से जो बढ़ी हुई लेवल थी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 120 थी, तो उसको ये डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेंगे, कितनी डिक्रीज करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन है, डिक्लाइन की मीनिंग है डिक्रीज। डिक्रीज होती हुई जब 90 मिलीग्राम तक पहुंच जाएगी तो उसके बाद एक होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म के हवाले से अगर आप देखें, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 मिलीग्राम तक पहुंच जाए तो फिर कोई स्टिमुलस नहीं रहेगा। किसके लिए स्टिमुलस, स्टिमुलस बीटा सेल्स के लिए, ताकि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे। बिकॉज अब ग्लूकोज लेवल जो है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हो चुकी है, तो अब स्टिमुलस नहीं रहेगा, स्टिमुलस नहीं रहेगा तो बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करेंगे और ये सारी मैकेनिज्म शट डाउन हो जाएगी, ये सारी मैकेनिज्म शट डाउन हो जाएगी। इसी तरह से आप देखें, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 मिलीग्राम से कम है, ये 90 मिलीग्राम से ज्यादा थी तो आपने देखा कि इंसुलिन रिलीज हुआ था। अगर इससे कम है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 70 मिलीग्राम, फॉर एग्जाम्पल, तो यानी ये जो सेट पॉइंट है उससे कम है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। जैसे आपको पता है ये कम की स्टिमुलस है, उसके लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे ही गिरेगी तो पेंक्रियाज के अल्फा सेल्स में ग्लूकेगोन प्रोड्यूस होगा, पेंक्रियाज के अल्फा सेल में ग्लूकेगोन प्रोड्यूस होगा। और आपको पता है कि ग्लूकेगोन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के अगेंस्ट जैसे काम करते हैं। इन्होंने ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज किया और ये रेज करेंगे, रेज का मतलब है इंक्रीज करेंगे। कितनी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये 70 तक हो गई थी, अब इसको बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ाएंगे, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक ले आएंगे। क्या फिर इसका रोल या फंक्शन होगा, जो लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजिन मौजूद थी, इस ग्लाइकोजिन को ब्रेक करेंगे ग्लूकोज में, और इसी तरह से ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ती जाएगी 70, 80 और 90। जैसे 90 तक पहुंचेगी तो ये स्टिमुलस भी अब नहीं रहेगा, जब स्टिमुलस नहीं रहेगा तो पैंक्रियाज ग्लूकेगोन प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो यानी ये जो है नॉर्मल लेवल तक आ गई। ये जो हेल्दी पर्सन होते हैं, जो हेल्दी पर्सन है जिनको डायबिटीज नहीं होती है, तो उनके अंदर ये मैकेनिज्म एक वर्क करती है, नेचर की तरफ से एक गिफ्ट होता है। इस तरह से जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है मॉनिटर होती रहती है, रेगुलेट होती रहती है। अगर जैसे हम चाहे जितनी मीठी चीजें खाएं, जो कुछ भी खाएं, तो इंसुलिन मौजूद है नॉर्मल और हेल्दी पर्सन में, जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी तो उसको फौरन कम कर देंगे। कितनी हद तक ले आएंगे वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, जिनमें ये जैसे
सिस्टम होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म खत्म हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, तो फिर उनके यहाँ ऐसी मैकेनिज्म नहीं होती है। ठीक है, तो फिर ये आपने जैसे दो जो मेन हार्मोन है उनके फंक्शन आपने देखे कि ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं। अब दोबारा से देखें कि 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड ये सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट है। और इससे अगर सेट पॉइंट से अगर ज्यादा है, ज्यादा यानी ब्लड लेवल राइजेस आर हाई है, इस सेट पॉइंट से ग्लूकोज लेवल हाई है, तो आप की टर्म देखें, हाई है तो फिर इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा तो फिर ग्लूकोज कहाँ जाएगी, तो जो बढ़ी हुई ग्लूकोज लेवल है लिवर के अंदर ग्लाइकोजन में या मसल सेल्स अपटेक करेंगे, या इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, एसटीबी के अंदर पॉइंट मौजूद है। तो रिजल्ट ओवरऑल क्या होगी, रिजल्ट ओवरऑल कितनी कम होगी, वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड होगी। ये नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, हेल्दी पर्सन होते हैं, उनके यहाँ ऐसी निकलेंगे। अब हम आते हैं, जैसे कभी कभार ऐसे भी होता है कि सेट पॉइंट से ग्लूकोज लेवल जैसे हाई हो सकती है तो लो भी हो सकती है, सर्टेन सिचुएशंस में लो भी हो सकती है। जैसे अगर हम, जैसे अक्सर नौजवान जैसे खाना थोड़ी नाराजगी की वजह से नहीं खाते, एक दिन दो दिन या इत्तेफाक से खाना ना भी मिले कोई सर्टेन रीजंस की वजह से, तो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल वो नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन पड़ी है, लिवर के अंदर स्टोर पड़ी है, वो ब्रेक होती रहेगी ग्लूकोज में, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जारी रहेगी। तो ये होता है कि जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होगा, लो होगा तो पैंक्रियास में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, ग्लूकेगोन, फिर ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन में जो लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन जमा है उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, और ग्लूकोज लेवल बढ़ाते जाएगी कितनी लेवल तक, जब वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हो जाएगी, तो फिर ये स्टिमुलस नहीं रहेगा, स्टिमुलस नहीं रहेगा तो ग्लूकेगोन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। यासिन साहब आप थोड़ा यस नो में आप थोड़ा समझें, स्टूडेंट ये फॉलो कर रहे हैं कि इंसुलिन ग्लूकेगोन का फंक्शन समझा है या नहीं, कि ये किस तरह से रेगुलेट होती है उनकी, फिर थोड़ा आगे चलेंगे। यस नो, यस ऑल, थैंक यू यासिन साहब। तो अब हम नेक्स्ट जो बुक की पॉइंट है, अब देखें आप, एक चीज होती है बायोलॉजी के अंदर, जब लेक्चर चल रहा होता है तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। उसके बाद जो दूसरी जो एक लाइक जो पॉइंट कहें या मरहला कहें, वो स्टूडेंट के एंड पे होता है। स्टूडेंट के एंड पे ये होता है कि इन चीज़ों को याद करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप खुद ही याद करनी है। ठीक है, यहाँ तो हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन के जरिए, डायग्राम्स के जरिए, बट आपको अल्टीमेटली याद करनी, तो उस हवाले से जो हमें बुक का सहारा लेना पड़ता है, जो बुक में पॉइंट्स होते हैं ना, वही चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं, और आप लोगों को ये याद करनी चाहिए, क्रेमिंग करनी चाहिए, मेमोराइजेशन, बायोलॉजी तो है इसी चीज का नाम, तो आप इनको मेमोराइज करें। तो देखें, इंसुलिन सीक्रेटेड व्हेन लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज राइजेस, राइजेस की मीनिंग है इंक्रीज, तो कितनी इंक्रीज, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, जैसे उससे ज्यादा होगी, जैसे सच है राइट आफ्टर द मील, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके बाद यकीनन खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं डाइजेस्ट होंगे, ग्लूकोज लेवल तो बढ़ेगी। तो या कभी कभार मीठी चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं खाने के अलावा, तब भी ग्लूकोज लेवल तो बढ़ेगी। सो इट इज ओवरऑल इफेक्ट टू रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल टू द नॉर्मल लेवल। तो ये जो नॉर्मल लेवल है या जो सेट पॉइंट है, इस तक ले आना है, कौन ले आएगा, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय मोस्ट बॉडी सेल्स लाइक स्केलेटल मसल्स एंड फैट सेल्स। तो अभी हमने इंसुलिन का फंक्शन एक जैसे पढ़ा था कि जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी तो वो जैसे ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो सकती है लिवर के अंदर, मसल सेल्स के अंदर भी उसका अपटेक हो सकता है, या वो अमाइनो एसिड और प्रोटीन और फैट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यही सेम बात है कि अब इस ग्लूकोज को अपटेक बढ़ाना है मसल सेल, स्केलेटल मसल्स में और फैट सेल्स में डिपॉजिट होनी है, ताकि जो बढ़ी हुई लेवल है, बढ़ी हुई लेवल है 90 मिलीग्राम से ज्यादा है, वो वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक आ जाए। तो फिर क्या होगा, इंसुलिन का काम क्या होगा, इट प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ऐसे टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म, बायोलॉजिकल टर्म आगे भी आप पढ़ते जाएंगे, तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें, टर्म को ब्रेक करें।
ग्लाइकोजन किसे कहते हैं, जैसे आपको पता है पॉलीमर है, ग्लाइकोजन इज पॉलीमर, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, इससे हम पढ़ते हैं ग्लूकोज तो मोनोमर है, ये उसका मेनी यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज के, तो आपस मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस लफ्ज की मीनिंग होती है फॉर्मेशन, यानी ग्लाइकोजन के बनने का अमल, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का अमल, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन का अमल। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था इंसुलिन का काम था एक्सेस ग्लूकोज को लिवर के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, इस अमल को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, यानी सिंपल वर्ड में कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, इस अमल को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। इसी तरह से दूसरी इलस्ट्रेशन में आपने ये देखा कि अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ी है तो ग्लूकोज इन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कैसे, जैसे सेल्स अपटेक करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन और प्रोमोट्स कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज टू प्रोटीन एंड फैट। तीसरा एक इनका काम ये भी है, जैसे वहां पे हमने नोट किया था कि अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ी है तो उस ग्लूकोज को प्रोटीन और फैट में कन्वर्ट करना, ताकि वो उस ग्लूकोज की बढ़ी हुई लेवल है वो कम हो जाए। तो ये तीन तरीके हुए कि एक ग्लाइकोजन की सूरत में और अपटेक बाय द सेल्स ताकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन वहां पे सेल्स में इंक्रीज हो, और तीसरा एक तरीका ये है कम करने का, ग्लूकोज कम करने का तरीका ये है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन एंड फैट। प्लस में ये तो हुआ, ठीक है, ये तो हुआ, प्लस में एक काम होता है इनहिबिशन का, किस मरहले को जो है स्टॉप करेगा, रोकेगा या इनहिबिट करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए इन दोनों टर्म्स को आप समझने की कोशिश करें, ये है ग्लाइकोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस की मीनिंग होती है फॉर्मेशन, ग्लूको रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट, नियो लफ्ज जो होता है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है उनसे ग्लूकोज बनने का अमल। सिंपल वर्ड्स में ये है कि अगर प्रोटीन और फैट्स ब्रेक हो ग्लूकोज में तो उस अमल को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, उस अमल को रोकेगा या स्टॉप करेगा, क्योंकि ग्लूकोज तो पहले ही बढ़ी हुई है, ग्लूकोज पहले ही बढ़ी है, उसको मजीद थोड़ी बढ़ाना है, उस अमल को ही रोकना है ताकि ग्लूकोज लेवल बढ़े ही ना। वो है जैसे इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन ये होगी जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सर्टेन नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से अगर ग्लूकोज बने तो इस अमल को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इस अमल को ये इनहिबिट करेगा। ये जैसे promotes the conversion of excess glucose to the protein and fat, increases the uptake of the cells by further use in cellular respiration ग्लूकोज की, और प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ये तीन फंक्शन जो आपको नोट करने, क्योंकि ये तीन इसकी याद होंगे तो आप ग्लूकागोन के फंक्शन आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा अमल, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इज अपटेकन बाय द सेल्स, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द लिपिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये प्लस में इट इनहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेज होते हैं ग्लूकोज के, उनमें से ग्लूकोज ना बने, ये ना बने, ठीक है। जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सर्टेन नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, उस अमल को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इनहिबिट करेंगे या स्टॉप करेंगे ग्लूकोनियो। और सिंपल वर्ड्स में सब चीजों को सिंपल वर्ड्स में फंक्शंस ऑफ ग्लूकोज इंसुलिन, एक हेडिंग में अगर हम देखें कि वो हेडिंग क्या बन सकती है, टर्न्स ऑन यानी प्रोमोट करता है, अपटेक ऑफ सेल्स, यूज ऑफ ग्लूकोज बाय इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स जैसे मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर में होता है, और स्केलेटल मसल और स्टोरेज ऑफ फैट, ये सब ग्लूकोज इंसुलिन कराएगा। इसी तरह से अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और इंसुलिन का ये भी काम है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन प्रोसेस को जो है क्या करें, फेवर करें, बढ़ाएं। और किन चीजों को रोकेगा, स्टॉप करेगा, रोकेगा इस अमल को कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन ये ना हो, अगर ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होगी तो ग्लूकोज ज्यादा होगा। इसी तरह से ब्रेक डाउन ऑफ फैट है, इसको भी रोकेगा, इस अमल को भी रोकेगा। इसी तरह से ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन है, अगर प्रोटीन ब्रेक डाउन होंगे तो उसमें ग्लूकोज बन सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के अमल में। फैट भी अगर ब्रेक है तो आगे जाके प्रोसेस है तो ग्लूकोज ज्यादा ना बने। इसी तरह से
इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस होने से भी रोकता है। ठीक है, अब फिजिक्स की क्लास होगी कल, दोबारा भी यहाँ से इंसुलिन से यहाँ से देखेंगे, एज वेल एज आगे ग्लूकोगोन भी पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको भी देखेंगे। सी यू।